हेलो दोस्तों। इस वीडियो का पूरा पर्पस रहेगा कि फॉर्मूला एट ग्लांस, दैट इज जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्मूले उनको इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। टेंशन नहीं लेना। टेंशन किस चीज का लो कि ये फॉर्मूले जब हम पढ़ लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, तो वो टेंशन दूर कर देता हूं। आपको संदीप गर्ग के जितने भी अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं उनको बस बना लेना चाहिए। अगर आप अनसॉल्व प्रैक्टिकल बना लेते हैं संदीप गर्ग के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सीबीएसई कोई नया क्वेश्चन फ्रेम कर रही होगी उसके लिए फॉर्मूला एट ग्लांस काफी है। एट द सेम टाइम जो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है, वो वीडियो जो है इसके बाद उसको देख लेना, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो टेंशन खत्म करने के लिए वीडियो शुरू करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला मेथड है, जो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आंसर जीवीएमपी कब आएगा और जीडीपीएमपी कब आएगा इसको समझते हैं, क्योंकि दोनों लिख दिया मैंने। जीवीएमपी तब आएगा अगर क्वेश्चन में आपको एनवीएएफसी बोल दे। लिखते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैं आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट करा लो और वहीं पे लिखते जाना। तो जब क्वेश्चन में एनवीएएफसी, जीवीएएफसी अगर ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, निकालने बोला हो, तो आपको जीवीएमपी से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, अगर ये जीएनपीएमपी ये सारी चीजें बोला हो तो फिर आप शुरुआत कहां से करोगे? जीडीपीएमपी से। क्लियर हो गया? चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला जो बात अपने को डिस्कस करनी है कि जीवीएमपी जीडीपीएमपी निकालने का मतलब होता क्या है। बेसिकली हम यहां पर निकाल रहे हैं दोस्तों वैल्यू एडिशन। क्या निकालने वाले हैं दोस्तों अपन लोग? वैल्यू एडिशन। ठीक है सर, वैल्यू एडिशन निकालते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए आपको चाहिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरे नंबर पे चाहिए आपको इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि एक फर्म ने अपने अपने फैक्ट्री के अंदर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री जितने भी आउटपुट बनाए हैं, जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किए हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ इनपुट्स परचेस किए होंगे। जैसे अगर चेयर मैन्युफैक्चरर है तो उसने वुड परचेस किया होगा, लेबर बुलाया होगा, प्लास्टिक बुलाया होगा, ये सारी चीजें उसने इनपुट्स यूज की। क्लियर है? तो ध्यान से समझना। तो क्या रॉ मटेरियल उसने फैक्ट्री में बनाया? नहीं सर। क्या उसने प्लास्टिक फैक्ट्री में बनाया? नहीं सर। तो इसका मतलब ये उसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये दूसरी फर्म से लिया। उसने क्या क्या किया? चेयर को मोल्ड, वुड को मोल्ड करके चेयर बना ली, प्लास्टिक को चेयर में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब उसने जो वैल्यू एडिशन की वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिशन। तो क्वेश्चन में पहले आपको क्या ढूंढना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ऑब्वियस बात है, 12th में तो डायरेक्ट तो देगा नहीं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सेल्स, और क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? अब सबसे पहले सेल्स निकालने का एक और तरीका होता है दोस्तों, क्वांटिटी इनटू प्राइस। एक और कौन सा तरीका होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि 20,000 क्वांटिटी सोल्ड, तो बाजू में उसका प्राइस भी दिया होगा दोस्तों। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके सामने टोटल सेल्स आ जाएगा। क्लियर है? सर ये आपने क्या बाइफर्केशन किया है? देखो, हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में एक्सपोर्ट दे दिया हो, हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया हो? एक्सपोर्ट दे दिया हो। तो फिर हमें डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक सेल्स मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी उन्होंने क्या क्या बेचा या किसको किसको बेचा होगा। तो हो सकता है उन्होंने बेचा हो सेल्स टू हाउस होल्ड, या उन्होंने बेचा हो सेल्स टू फर्म, कोई दूसरी फर्म भी खरीद सकती है, और सेल्स टू गवर्नमेंट। क्या सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा क्या? सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्सपोर्ट बोल रहे हैं। तो डोमेस्टिक सेल्स आप निकाल लोगे, डोमेस्टिक सेल्स निकालोगे इन तीनों को जोड़ के, और जैसे ही डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा, जैसे ही डोमेस्टिक सेल्स आ गया, फिर आप उसमें क्या ऐड कर दो? एक्सपोर्ट। सर एक डाउट है, एक्सपोर्ट क्या हमेशा ऐड होगा? नहीं भैया नहीं। जब तक क्वेश्चन में डोमेस्टिक वर्ड ना दिया हो तब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा ऐड। अगर सर सेल्स दिया और एक्सपोर्ट दिया हो, तो अगर सेल्स दे दिया इसका मतलब इनकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर अपने को हेडिंग दे दिया है तो सब हेडिंग की तो जरूरत ही नहीं है। तो सेल्स दे दिया, एक्सपोर्ट दे दिया, एक्सपोर्ट को लात मारो, सिर्फ क्या ले लेना? सेल्स। एक्सपोर्ट कब ऐड होगा? सिर्फ क्या दिया होगा? जब डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं चेंज इन स्टॉक। हो सकता है आपके पास इस साल जो आपने बनाया दोस्तों, जो आपने बनाया वो पूरा बिका नहीं, वो पूरा क्या नहीं हुआ? बिका नहीं।
वो पूरा बिका नहीं तो फिर आप क्या करोगे, ये जो आपके पास, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या है, मैंने लिख दिया, मुझे तो याद है, या कई जो जिनको समझ में आता है उनको तो याद है, आपको थोड़ा डाउट हो सकता है तो समझो। चेंज इन स्टॉक, ऊपर लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब आपकी फैक्ट्री में बना कितना, तो सर चेंज इन स्टॉक बीच में क्यों आ रहा है, ध्यान से सुनो। जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो आपके फैक्ट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो इस साल प्रोड्यूस नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तो इसका मतलब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। जी हां, लेकिन कुछ ऐसे प्रोड्यूस हैं जो पिछले साल के हैं और अनबिके रह गए। क्या रह गए? अनबिके, अनसोल्ड रह गए। तो जो अनसोल्ड इस साल का है उसको तो मैं इस साल के नेशनल इनकम या इस साल के प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंसीडर करना चाहिए, वाइल ओपनिंग स्टॉक को मेरे को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि भैया ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रीवियस ईयर के कैलकुलेशन में आ चुका होगा। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकला? सेल्स में सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया गया। अब सेल्स एक और तरीके से कैसे निकल सकता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब सेल्स के नीचे डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कब ऐड होगा? जब सिर्फ क्या दिया होगा? डोमेस्टिक। चलो दोस्तों चलते हैं अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पास। चलो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी देखो क्या दिया है, दो चीजें दी है, डोमेस्टिक परचेज दिया है दोस्तों, और क्या दिया हुआ है? इंपोर्ट दिया हुआ है। तो अब मेरे को ये बताना जल्दी से, मेरे जैसे मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा उसके बाद आप जोर से घर में चिल्ला के बताना इंपोर्ट कब ऐड होगा। दोस्तों चिल्लाओ, सर आपको कैसे सुनाई दे रहा है? बहुत सही बोला आप लोग दोस्तों। सर मैंने तो मम्मी को बोला मैगी बना दो। कोई बात नहीं दोस्तों, मस्ती नहीं। तो इंपोर्ट कब ऐड होगा? जब क्या दिया होगा दोस्तों? डोमेस्टिक परचेस दिया होगा। और डोमेस्टिक परचेस मतलब जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इनपुट्स परचेस किए। कहां से परचेस किए? विद इन द डोमेस्टिक परचेस या विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो परचेस किए गए। तो परचेस कहां से कर सकते हैं हम लोग? सर परचेस कर सकते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड, और परचेस कर सकते हैं दोस्तों हम परचेस फ्रॉम अदर फर्म, और हम लोग परचेस कर सकते हैं दोस्तों परचेस फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या परचेस ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर से ले लूं क्या? नहीं दोस्तों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो खरीद रहे हैं वो तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है? डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट। इंपोर्ट कब ऐड होगा? जब डोमेस्टिक दिया होगा। अब कुछ चीजें आप याद रख लेते हैं, कुछ चीजें हम याद रख लेते हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन है कि भैया अगर बोथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आर गिवन, तो फिर आप परचेज, ये जो रॉ मटेरियल इसको इग्नोर करोगे, सिर्फ किसको कंसीडर करोगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। क्लियर है? ओके, ध्यान से। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ मशीनरी दिया हो दोस्तों, परचेज ऑफ मशीनरी दिया हो, एकदम पढ़ाई के जैसे इग्नोर कर देना उसको। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि भैया देखो परचेज ऑफ मशीनरी जो है फाइनल गुड है। क्या होता है दोस्तों? फाइनल गुड, क्योंकि वो कैपिटल गुड होता है तो वो फाइनल गुड है। और आप यहां चिल्ला चिल्ला के क्या ढूंढ रहे हो? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसीलिए उसे इग्नोर कर देंगे जैसे वो आपको इग्नोर कर रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी आ गया, फिर इधर आ गया बोथ आईसी एंड रॉ मटेरियल आर गिवन, तो रॉ मटेरियल को इग्नोर कर देने का, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लेने का। एक चीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। ये चीज ध्यान से समझना दोस्तों, ये चीज बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बन जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस होगा। इसका मतलब सर इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पहली बात सर्विसेज को देने के लिए बार बार यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब वो बार बार आप उसको एज अ इनपुट यूज कर रहे हो, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को भी अपन किस में ले लेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। क्लियर है? अब चेंज इन स्टॉक जो है, चेंज इन स्टॉक है, इसे कभी कभी ना नेट एडिशन टू स्टॉक दे देता है। क्या देता है क्वेश्चन में? नेट एडिशन टू स्टॉक, तो इसको प्लस कर लो। कभी कभी दे देता है फॉल इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक माइनस कर लो। कभी दे देगा इंक्रीज इन स्टॉक, प्लस कर लो। तो मतलब बेसिकली ये बहुत इजी चीजें हैं। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परचेज ऑफ मशीनरी याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर सर हमें दे दिया ऐसा एक वर्ड दे दिया है
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो फिर क्या करना है? अगर दे दिया आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसको ऐड कर देना। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्यों सर? भैया ध्यान से समझो, यहां वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वैल्यू ऑफ आउटपुट की। इसकी बात नहीं हो रही है कि आपने किस लिए बनाया, आपने बेचने के लिए बनाया क्या, आपने कंजम्पशन के लिए बनाया क्या। नहीं नहीं, यहां पे लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने कितनी मेहनत की वो बता दो। सर हमने प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन, मतलब हमने प्रोडक्शन किया, आएगा। सर मैंने सेल किया, प्रोडक्शन तो किया ना, आएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा, अरे प्रोडक्शन किया ना, आएगा। जो चीज प्रोड्यूस हुई है फॉर्म में जो फर्म में प्रोड्यूस हुई वो आएगा। क्लियर है? चलो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, इनकम मेथड। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही क्यूट। आपके पढ़ाई के टाइम जितना जितना आप पढ़ाई में टाइम देते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही है ये मेथड। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं। इनकम मेथड, 3 फेज है अपने पास, 3 फेज है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है दोस्तों जनरेशन ऑफ इनकम, जहां पर हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देता है कि लो भैया लो, मैं तुम्हारे साथ आके तुमको हेल्प करता हूं, चलो प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो लेबर बोलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं हमने तुम्हें हेल्प की है ना भाई। फर्म को बोलते हैं हमने तुम्हें हेल्प की है तो भाई थोड़ा सा कुछ हमको भी पैसे दे देता। तो जब फर्म इनको उनके फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में जो फैक्टर इनकम देगा, तो जब इनकम दे रहा है ना उस फेस को, तो जो पैसे दे रहे हैं ना उस फेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि इनकम जनरेट हुई, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? ध्यान से समझेंगे, इनकम मेथड का आंसर, जो फाइनल आंसर, मेथड का आंसर, कन्वर्जन का नहीं। क्वेश्चन में आपको एनएनपीएफसी बोला हो, जीएनपीएमपी बोला हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। मेथड का आंसर क्या आता है दोस्तों? एनडीपीएफसी। क्या आएगा? एनडीपीएफसी। तो इनकम मेथड का फाइनल आंसर आता है एनडीपीएफसी। आपको क्वेश्चन में 3 चीजें ढूंढनी है। सबसे पहला ढूंढना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा ढूंढना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब ध्यान से समझो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब, अच्छा अभी हमने चिल्ला चिल्ला के बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा दोस्तों एम्प्लॉइज को, ये दिया जाएगा दोस्तों लेबर को। ये किसको दिया जाएगा? लेबर को। तो इसका मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से किसको मिलता है? एम्प्लॉय और लेबर को, इसलिए लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन मतलब आपने जो हमारी फर्म में आके अपनी फैक्टर सर्विसेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज हमें प्रोवाइड किया, जो हमें सेल किया, उसके अगेंस्ट में हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम कंसिडरेशन, उसके बदले में कुछ दे रहे हैं। क्लियर है? तो बदले में क्या क्या मिल सकता है दोस्तों? सैलरी एंड वेजेस। किस फॉर्म में मिल सकता है दोस्तों? किस फॉर्म में मिल सकता है? कैश के फॉर्म में। और किस में मिल सकता है दोस्तों? काइंड में। सैलरी आपको किस में मिल सकता है? काइंड में। तो थोड़ा ये कलर का चोचला हो गया है, थोड़ा सा टीचर पे प्रेशर रहता है कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस ना देते हुए ये सब करना पड़ता है। हाँ, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अब हो जाता है दोस्तों ओ गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो एंटरप्राइज है, वो आपको सिर्फ सैलरी, वेजेस इन कैश और काइंड में नहीं देता, आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली को सही तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल रख सके, सही तरीके से उन्हें फाइनेंशियल लेवल पर सपोर्ट और असिस्टेंस दे सके, और आपकी भी लाइफ आफ्टर जॉब सही ढंग से चल सके। इसीलिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड में आपके बॉस और आप दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हो। लेकिन दिक्कत क्या, मतलब ये कंसेप्ट के हिसाब से अगर जाएं, तो जो डिपॉजिट कर रहे हो अपने पेंशन के लिए, पेंशन फंड में जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, वो एक सेविंग है। लेकिन जो आपका बॉस आपके पेंशन और प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ में, पीपीएफ में जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो आपके लिए इनकम है। तो ये मेथड का टाइटल है इनकम। हमारे पास है 2 चीजें, आप जो जमा कर रहे हो पेंशन,
के फंड में और जो आपका बॉस जमा कर रहा है आपके पेंशन फंड में। तो जो आप जमा कर रहे हो ना वो सिर्फ सेविंग है। क्यों? वो एक जेब से निकल कर दूसरे जेब में जा रहा है, एक बैंक अकाउंट से निकल के दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो है तो आपकी सेविंग ही। लेकिन जो आपका बॉस आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करा आपके पेंशन फंड में, उसको बोलते हैं दोस्तों इनकम। क्लियर है? हमें इनकम मेथड ढूंढना है तो मैं यहां लिखूंगा तो ओल्ड एज पेंशन का क्या सीन है। ओल्ड एज पेंशन में ध्यान ही रखना कि पहली बात, ओल्ड एज पेंशन में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही ओल्ड एज पेंशन मिलने वाली है जो लोग एक सर्टेन एज क्लियर करेंगे। तो इसका एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो अपना कंट्रीब्यूशन मेड बाय से रिलेटेड एक ओल्ड एज पेंशन का याद आ गया। और अगर क्वेश्चन में दोस्तों, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन दिया होगा, एकदम फट से इग्नोर कर देना दोस्तों। क्या कर देना? फट से इग्नोर कर देना। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सरप्लस। सर जैसे आपने बताया था वो बताओ ना सर, कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कौन से फैक्टर से प्रोडक्शन को मिलता है? एम्प्लॉइज और लेबर को मिलता है। सर ऑपरेटिंग सरप्लस किसको मिलता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस उनको मिलता है जो प्रॉपर्टी या फिर ऑन्टरप्रनरशिप की फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को मिलता है दोस्तों रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें। अब रेंट रॉयल्टी क्या होता है? रेंट में आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों टाइप के रेंट आने वाले हैं। एक्चुअल रेंट भी आने वाला है और इंप्यूटेड रेंट भी आने वाला है। सर ये क्या बोल दिए, तो हम लोग ने कभी सुना ही नहीं है। एक्चुअल रेंट मतलब जो आपने एक्चुअल में आउटसाइडर को पे किया, और इंप्यूटेड रेंट मतलब अगर बिल्डिंग ओनर की ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो रेंट तो खुद को चार्ज नहीं करेगा, रेंट तो खुद को देगा नहीं। लेकिन रेंट के लिए जो व्हाइट वॉशिंग करवाना है, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, वो तो रिकवर करना चाहेगा ना बिजनेस से। सब फिर से समझो, बिल्डिंग आपकी है, बिजनेस आपका है, लेकिन बिजनेस में जो खर्चे करेंगे वो बिजनेस से निकलना चाहिए ना, आपके घर से थोड़ी जाएगा। तो जो बिल्डिंग में जो भी रिपेयर मेंटेनेंस करवाना है, बिल्डिंग में जो भी खर्चा होगा छोटा मोटा साल भर में, वो हम बिजनेस के थ्रू कलेक्ट करेंगे, तो इसलिए रेंट चार्ज करना चाहिए। तो वो जाता है दोस्तों इंप्यूटेड रेंट। इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर इंटरेस्ट ऑन क्वेश्चन में नेशनल डेट लिखा हो, क्या लिखा हो? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इग्नोर कर देना। अगर लिखा हो इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, इग्नोर कर देना दोस्तों। क्या कर देना? इग्नोर कर देना। और कंज्यूमर ने अपने लोन पर, अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए कोई अगर इंटरेस्ट पे किया हो, इग्नोर कर देना। तो सर कंसीडर कौन सा होगा इंटरेस्ट में? सिर्फ एक ही चीज कंसीडर होगी, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक डिपॉजिट पर, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक किसको? फर्म को या कंज्यूमर को, वो जो उनके डिपॉजिट पर मिल रहा है, ये हो जाएगा दोस्तों प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। तो इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, इग्नोर, प्रोडक्टिव पर्पस नहीं। कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया, पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया लोन, इंटरेस्ट इग्नोर कर देना। और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट लिखा रहेगा तो उसे भी क्या कर देना दोस्तों? इग्नोर कर देना।
चलो आते हैं अब अगले पार्ट पर, प्रॉफिट। प्रॉफिट थोड़ा सा ना अलग कलर से बनाते हैं दोस्तों। प्रॉफिट थोड़ा सा क्या है, खतरनाक है। प्रॉफिट को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट से मिलकर बना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए पहली बात तो ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो तीन चीजें ढूंढो। क्या क्या ढूंढो भैया, रेंट रॉयल्टी ढूंढना पड़ेगा, इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, और फिर क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। प्रॉफिट भी अगर नहीं दिया हो तो प्रॉफिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले ढूंढो डिविडेंड कहां दिया है। अच्छा, डिविडेंड का एक और नाम हो सकता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्लस दूसरा हो सकता है, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर उसको एज अ सेविंग्स रख लिया, ये प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स हो गई, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अगर रख लिया, या फिर आपने उसको एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस रख लिया, ये दूसरे नाम है दोस्तों, रिजर्व सरप्लस। या हो सकता है आपने उस अर्निंग को रिटेन करके अपने पास रख लिया, रिटेन्ड अर्निंग। ये सारे दूसरे नाम है किसके दोस्तों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के। एक और चीज बची है, प्रॉफिट का एक और पार्ट होता है, वो होता है दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स। तो अब चीज ध्यान से समझो, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला चाहिए दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, मतलब ये तो दूसरे नाम है, और डिविडेंड। तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके सामने दोस्तों, प्रॉफिट आएगा। लास्ट इस मेथड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम। टेंशन नहीं लेना, मिक्स्ड इनकम 99% क्वेश्चन में यही दिया रहता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात खत्म। सर मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इनकम मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अलग अलग इनकम होती है। लेबर को मिलने वाली अलग इनकम, सैलरी एंड वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से मिलने वाली वो हो गई भैया रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन जब कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके फैक्टर सर्विसेज को बाइफरकेट नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं बता पा रहा है कि मैंने लेबर की सर्विस दी है, कि मैं ओनर हूं, कि मैं क्या हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब समझ नहीं आया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो उस बिजनेस में लेबर भी है, दैट इज वो फैक्टर सर्विसेज एज अ लेबर भी प्रोवाइड करे, क्योंकि उन्हीं को काम करना है। दूसरा, वो उस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया है तो इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज वो बॉस भी है। इसका ये मतलब हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू थ्रू फैक्टर सर्विस जो प्रोवाइड की गई है, उसको अलग अलग फैक्टर सर्विसेज में क्या नहीं किया जा सकता, सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको मिक्स कर देते हैं कि भैया हम यहां बता नहीं पा रहे। और वो सिर्फ किसके केस में होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक के केस में, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि भैया किसी भी टाइप की जो ट्रांसफर इनकम है, इसे क्या करना है, इग्नोर। अगर क्वेश्चन में दिया है करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इग्नोर। अगर दिया है नेट करंट ट्रांसफर, हमने कुछ ट्रांसफर इनकम दी, पेमेंट किया, उन्होंने कुछ पैसा दिया, इसका जो नेट के फॉर्म में दिया है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या कभी कभी आपको घुमाने के लिए टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे देगा, तो भी इसको क्या करने का, इग्नोर कर देने का। क्लियर है। अब बोनस जो है ये सैलरी एंड वेजेस इन कैश का पार्ट होता है, तो ध्यान रखेंगे बोनस ये मत सोच लेना कि भैया ये एक बार दिया जा रहा है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, बोनस सिर्फ किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में मिल रहा है, रैंडम किसी को नहीं दे रहे, तो बोनस तो आने वाला है। अच्छा, अगर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो ट्रांसफर इनकम आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अगर मिल रहा है तो ये इग्नोर कर देने का। क्यों, आप बेरोजगार हो फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्लियर है। बाकी एज सच इस पूरे टॉपिक में कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से सुनेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में जो फाइनल आंसर आता है वो आता है दोस्तों क्या, जीडीपीएमपी। क्या आता है, जीडीपीएमपी। अब एक चीज ध्यान से समझो, मैं अगेन बता रहा हूं आपको, जब क्वेश्चन नेशनल इनकम का एग्जाम में आएगा
तो पहले देखना पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करने पूछा है, जीडीपीएमपी जीएनपीएमपी, ठीक है, वो फाइनल आंसर है, वो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मेथड का फाइनल आंसर अलग होता है, क्वेश्चन का फाइनल आंसर अलग होता है। समझ में आ गया? समझिए आई सर एक बार। लिखा है कैलकुलेट एनएनपीएफसी, तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बोला है थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड का फाइनल आंसर क्या आएगा, जीडीपीएमपी। तो इसका मतलब आपको इस जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में जहां भी जाने बोला है वहां पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान से समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें जीडीपीएमपी निकालने के लिए 4 खर्चे ढूंढने होते हैं। कितने खर्चे दोस्तों? 4 खर्चे ढूंढने होते हैं। सबसे पहला जो खर्चा ढूंढना होता है वो ढूंढना होता है हाउस होल्ड का, फिर ढूंढना होता है दोस्तों गवर्नमेंट का, फिर ढूंढना होता है वो खर्चे जो लास्ट में कहां जाके खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर, लास्ट में फिर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का खर्चा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउस होल्ड कहां कहां खर्चा करते हैं। तो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। कहां खर्चा करते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल के लिए रेगुलर खर्चे, रेगुलर एक्सपेंडिचर मतलब डेली नीड पर किया गया खर्चा। दूसरा, वो लोग जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एसेट परचेज करते हैं, जैसे हो गया मान के चलो कार, ये सारी चीजें। लेकिन यहां पर एक चीज हम हटा देते हैं, एक्सेप्ट न्यू हाउसेस। अगर कोई भी इंसान प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज कोई भी हाउस होल्ड कुछ भी खर्चे कर रहा हो, बॉटल खरीद रहा हो, पानी की बॉटल खरीद रहा हो, फैन खरीद रहा हो, लैपटॉप खरीद रहा हो, आईपैड खरीद रहा हो, कपड़े खरीद रहा हो, परफ्यूम खरीद रहा हो, कुछ भी खरीद रहा हो, यहां आएगा। लेकिन अगर वो न्यू हाउस खरीद रहा है इस साल, तो वो बन जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट अगर देखना है तो उस वाले खर्चे को हमने अलग से सेग्रीगेट किया हुआ है। क्लियर है? ओके। दूसरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर ये बीच में कहां से आ गए? अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो यहां आ जाएगा। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर प्राइवेट है तो वो कहां जाएगा दोस्तों? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। एक बार और, अगर कोई आसपास आपके एक एनजीओ दिखता है और वो गवर्नमेंट वाला है तो उसके खर्चे इधर आएंगे। अगर एनजीओ दिखता है प्राइवेट है तो फिर कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? सर्विंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर्विंग हाउस होल्ड। भैया देखो, उनके द्वारा किया गया कोई भी खर्चा सीधे फाइनली किसको मिलने वाला है? हाउस होल्ड को। किसको मिलने वाला है? हाउस होल्ड, दैट इज कंज्यूमर को मिलने वाला है। इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे को भी हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंट्री पर किया गया कोई भी खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सर्विस एक्टिविटी के लिए एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंसेस। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है तो वो इधर आ जाएगा। उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी देना है, इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, लोन पे वगैरह करना है, तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। तो गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा खर्चा अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सपेंडिचर विच आर क्रिएटिंग एसेट्स और विच आर इंक्लूडेड और कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, उनके अलावा जितने भी खर्चे होंगे, गवर्नमेंट जो भी करेगी, सब्सिडी देगी, जो भी खर्चे करेगी, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है, उस खर्चे की वजह से अगर एसेट क्रिएट हो रहा है, तो यहां आने वाला है। क्लियर हो गया? अब एक चीज ध्यान से समझो, यहां लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ग्रॉस तो आपको मतलब पता है, जिसमें डेप्रिसिएशन अभी डिडक्ट नहीं हुआ है। डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट फॉर्मेशन। इसलिए तो मैंने बोला एसेट फॉर्मेशन पे फोकस करना है। मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिससे एसेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा कोई भी खर्चा जिससे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे एसेट बढ़ रही हो, तो वो जाता है दोस्तों कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो है ना, ये थर्ड कंपोनेंट, इसको दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं पता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको प्यार से बुलाते हैं दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको हो सकता है कभी क्वेश्चन में कभी जीडीसीएफ दे, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्लियर है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ध्यान से समझो, यहां पर दो बाइफरकेशन है।
एकदम अच्छे से सुनना, इधर 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 मोबाइल छोड़, इधर सर मोबाइल में देख रहे हैं, ओके सॉरी, ध्यान से सुनना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने क्या बोला? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पास आ जाता हूं, क्या बोला मैंने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल एसेट फॉर्मेशन। अब टोटल एसेट में तो दो टाइप की एसेट होगी ना दोस्तों, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट। तो इसका मतलब यहां पर हम एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किधर जा रहा है? फिक्स्ड। एक ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन जो कहां जा रहा है? फिक्स्ड। और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके करंट एसेट को बढ़ाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक। ओ गुरु, चेंज इन स्टॉक तो सर हम पढ़ चुके हैं। चेंज इन स्टॉक सर वो दूसरा उसका फॉर्मूला ये था ना, वो क्लोजिंग, हाँ दोस्तों, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा सर, ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। ओके सर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब यहां पर दो खर्चे हैं, एक फिक्स्ड एसेट पर किया गया खर्चा और एक करंट एसेट पर किया गया खर्चा। तो आप फिक्स एसेट में करंट एसेट के खर्चे को जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगा टोटल एसेट फॉर्मेशन, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? अब जो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो फिक्स एसेट पे खर्चा करते हैं, वो हमारे कंट्री में 3 लोग कर रहे हैं। 3 लोग कौन कौन? अब ध्यान से समझो। बिजनेस तो करेगी ही भैया, बिजनेस तो करेगी ही, तो ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। फर्म का मेजर खर्चा फिक्स एसेट को क्रिएट करने में होता है, बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरा है गवर्नमेंट कर रही है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कौन कर रहा है दोस्तों? गवर्नमेंट कर रहा है, ये कर रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी, एक्सेप्ट न्यू हाउस, न्यू हाउस को छोड़ा था और मैंने बोला था यहां आएगा, तो अब यहां आने वाला है ग्रॉस रेसिडेंशियल, वो आ जाएगा ग्रॉस रेसिडेंशियल। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास 3 टाइप के खर्चे हैं, हमारे पास 3 टाइप के खर्चे हैं। कौन कौन से 3 टाइप के खर्चे हैं? एक जो फर्म ने किया, एक जो हाउस होल्ड ने किया और एक जो किसने किया दोस्तों? गवर्नमेंट किया। तो 3 खर्चों अगर आप ऐड कर लोगे तो आपके सामने कैपिटल फॉर्मेशन का वो पार्ट आएगा जो जो कौन सा इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। और दूसरा इसमें जोड़ना पड़ेगा करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? लास्ट इसका कंपोनेंट होता है दोस्तों, लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब कुछ चीजें इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिख लेते हैं अपन, ध्यान से सुनना। ये इससे मैं अलग से ऐसे लिख रहा हूं ना, ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सब मैं इन जनरल लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है। सबसे पहला, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे दिया, नेट इंपोर्ट दे दिया तो सीधा सीधा माइनस करने का, सीधा माइनस करने का। तो ये जो यहां पे है ना, आपने भी देखा मेरे साथ, ये जो नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया तो प्लस हो रहा है, नेट इंपोर्ट देगा तो सीधे यहां पे क्या लगा देना? माइनस का साइन लगा देना। क्लियर हो गया? दूसरा, 99% क्वेश्चन में, अगर इफ इट इज एक्सपेंडिचर का मेथड, 99% क्वेश्चन में जो थर्ड कंपोनेंट है वहीं आपको तकलीफें होने वाली, वहीं आपको दर्द दुख पीड़ा कष्ट विपत्ति आपत्ति संकट पेन होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कहां पर? 99% क्वेश्चन में थर्ड कंपोनेंट पर। तो क्या पेन होने वाला है मैं आपको बताता हूं। केस नंबर 1, आपको जीडीसीएफ की जगह, जीडीसीएफ की जगह एनडीसीएफ दे देगा, तो आपको एनडीसीएफ में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट जीडीसीएफ। सर एक बार और, क्वेश्चन में हो सकता है जीडीसीएफ की जगह एनडीसीएफ दे दे, ग्रॉस की जगह नेट दे दे, बाकी पूरा सेम देगा। टोटल एसेट की वैल्यू ग्रॉस में ना देके टोटल एसेट की वैल्यू नेट में दे देगा, हमको ग्रॉस चाहिए, तो नेट वाली वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, जीडीसीएफ आ जाएगा। क्लियर है? याद रख चले। दूसरा टेंशन, दूसरा टेंशन, अच्छा हो सकता है आपको ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये नेट में दे दे,
ये वाली वैल्यू किस में दे दे, नेट में। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर इसको नेट दे दिया तो चाहिए कि आपने को ग्रॉस, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, तो ये बन जाएगा दोस्तों ग्रॉस, और फिर अपन इसमें ऐड कर देंगे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, तब बनेगा जीडीसीएफ। नहीं समझ में आया सर? क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस। हाँ चाहिए ग्रॉस, तो इस नेट में पहले डेप्रिसिएशन जोड़ दो, जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ग्रॉस। हाँ बन गया ग्रॉस, लेकिन ये तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना। ओ हाँ, अपने को क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ कैपिटल फॉर्मेशन टोटल वाला चाहिए, तो इसको बनाने के बाद, ग्रॉस बनाने के बाद इसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट विल लीड टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान से समझेंगे, इस पूरे नेशनल इनकम में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली है तो वो है मेथड नंबर फर्स्ट, वैल्यू एडेड मेथड। मुझे नहीं लगता कि अगर ढंग से प्रिकॉशन पढ़ ली, अगर आपने प्रिकॉशन पढ़ ली तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कहीं दिक्कत नहीं देने वाले। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो वीडियो है वो अलग से आएगा, तो उसमें मैं आपको प्रिकॉशंस का यूज करके क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो मैं करवा दूंगा। क्लियर है? कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर, इसको मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज नॉमिनल जीडीपी में आए प्राइस फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए किया जाता है। दैट इज, जब हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो रियल जीडीपी के कंपैरिजन में जो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो उस प्राइस के फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए, उसके इंपैक्ट को हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर है? जीडीपी को एक्चुअल वैल्यू तक लेके आना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। प्राइस इंडेक्स पूछा होगा तो आपको दो चीजें चाहिए, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इनटू 100। अगर नॉमिनल जीडीपी चाहिए होगा तो रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय 100, और अगर रियल जीडीपी चाहिए तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर देना। क्लियर है दोस्तों? ओके। संदीप घर में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला चैप्टर है दोस्तों मनी। मनी में जो एक ही फॉर्मूला है वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का एक छोटा सा एक फॉर्मूला है M1। M1 में आता है दोस्तों करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। अब एक चीज समझते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक में यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो मनी होती है या जो इसमें जो जितने भी करेंसी एंड कॉइन्स है उनको बोलते हैं दोस्तों फिएट मनी। फिएट मनी या फिर इनको एक और नाम से अपन पुकार सकते हैं, वो बोल सकते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या बोल सकते हैं? लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी में जो कॉइन होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं, जो कॉइन होते हैं वो बन जाते हैं दोस्तों लिमिटेड, वो बन जाते हैं दोस्तों लिमिटेड, और जो करेंसी होती हैं दोस्तों, करेंसीज होती हैं वो बन जाती है अनलिमिटेड। मतलब आप कितने ही बड़े डेट को आप पे कर सकते हो, सामने वाला उसको इग्नोर कर सकता है कॉइन्स के। एज पर कॉइनेज एक्ट में लिखा है कॉइन्स का पेमेंट 1000 से ज्यादा के पेमेंट कर सामने वाला जो पेई है वो एक्सेप्ट करने से इग्नोर या एक्सेप्ट करने से उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करने से उसको मना कर सकता है, यस डिसएग्री कर सकता है। क्या बात है, ठीक है। करेंसी एंड कॉइन्स में सबसे पहला हमने देख लिया कि फिएट मनी भी बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें जो आरबीआई है दोस्तों, आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंट करती है, और जो कॉइन्स एंड 1 रुपी जो नोट होता है, 1 रुपी जो नोट होता है वो रहता है, वो दोस्तों कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है? जब आप लोग इस चैप्टर में जब आप आगे जाएंगे बैंकिंग चैप्टर में, तो बैंकिंग चैप्टर में आपको पता चलेगा एक फंक्शन है बैंक इशू या फिर सोल अथॉरिटी ऑफ करेंसी का, प्रिंटिंग का सोल अथॉरिटी रहता है, तो उसमें आप ये सब पढ़ लोगे। अब आगे चलते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। पहली बात तो ये याद रख लो दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट्स विच कैन बी एनकैश्ड या फिर विच कैन बी विथड्रॉन थ्रू चेक्स एनी टाइम
एनी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी टाइम। भैया याद रख लो, याद रख लो इस चीज को। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट, मेरा ऐसा डिपॉजिट, मेरा ऐसा डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास रखा है, और जब मैं कमर्शियल बैंक को बोलूं कि भाई वो मेरे को उसमें से कुछ पैसे दे दे, यार मुझे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे, यार मेरे कमाए हुए पैसे, बैंक मना नहीं कर सकता, बैंक मना नहीं कर सकता। इसलिए इस डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, मेरा पैसा जो मैं जब चाहे मैं मांग सकता हूं। लेकिन एक दिक्कत है, कमर्शियल बैंक के पास एक टर्म डिपॉजिट भी होता है। आपका एक पैसा टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में भी होता है। टर्म डिपॉजिट मतलब ऑल्सो नोन एज दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा। जब चाहे तब आप इसको, जब चाहे तब आप इसको चेक्स के थ्रू इश्यू नहीं कर सकते। आपको एफडी को कैंसिल करवाना पड़ेगा, आपको एफडी को तोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रोसीजर करने होंगे। और एक बात ध्यान से सुन लो, जिन लोग बोलते हैं सर एफडी को तो मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ किया जा सकता है, मेरे भाई विथड्रॉ करना मतलब होता है सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास पैसा है 50,000, आप 10,000 निकाल सकते हैं। एफडी में आपको पूरे पैसे विथड्रॉ करने होंगे क्योंकि वो एफडी कैंसल होगा, तो वहां पे आप कुछ अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। बात हो रही है कुछ अमाउंट विड्रॉ करने की, और वो भी जब चाहे तब चेक से। पहली बात, एफडी आपको वो जो एफडीआर रिसिप्ट होती है उसको पहले आपको सबमिट करना होगा, रखना होगा उनके सामने, भैया ये खत्म कर। तो सर कौन सा ऐसा पैसा है, ऐसा डिपॉजिट का कौन सा पैसा है जो जब चाहे तब मांग सकते हैं? तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट, ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों पैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये भैया ये है चेकेबल डिपॉजिट। ये कौन से पैसे? चेकेबल, जब चाहे चेक, वाओ वाओ क्या टेक्नोलॉजी। ये है चेकेबल डिपॉजिट, जब चाहे तब आप विथड्रॉ कर सकते हो चेक इशू करके। तो टर्म डिपॉजिट को इग्नोर करना है। लेकिन इसमें एक बात, इसमें कैच, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेंगे। एकदम ही अलग कलर से लिख देता हूं दोस्तों, एकदम ही डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, एकदम ही डिफरेंट कलर से, कि भैया क्वेश्चन में अगर नेट डिमांड डिपॉजिट दिया होगा, नेट डिमांड डिपॉजिट, तो इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट दिया हो, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट दिया हो, तो उसमें से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा इंटर बैंक ट्रांसफर। किसको इग्नोर करना पड़ेगा? इनकम बैंक ट्रांसफर को इग्नोर करना पड़ेगा। तो चाहिए क्या सर? नहीं, ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, चोचलाबाजी नहीं सर, ध्यान क्या रखना है, नेट डिमांड डिपॉजिट को इग्नोर नहीं करना है, ग्रॉस डिमांड को इग्नोर करना है। उसमें से पहले इंटरबैंक ट्रांसफर हटा लो, तो इसमें से अगर ग्रॉस डिमांड में से इंटरबैंक हटा लोगे तो क्या बच जाएगा? नेट डिमांड डिपॉजिट। तो मतलब पिक्चर कहां खत्म होती है? पिक्चर खत्म होती है बेसिकली आकर कहां पर? नेट डिमांड डिपॉजिट पर। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास अलग अलग बैंकों का, चाहे वो फॉरेन कंट्री का हो, चाहे फॉरेन बैंक्स का हो, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हो, इनका पैसा पड़ा होता है, उसको भी हम एज अ मनी सप्लाई कंसीडर करेंगे, एज अ मनी सप्लाई कंसिडर करेंगे। रीजन बीइंग वो है तो पब्लिक का ही पैसा, वो इधर उधर से थ्रू घूम फिर के आ रहा है। चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास पड़ा हो, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, चाहे वो फॉरेन बैंक के पास पड़ा हो, वो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट का। और मनी सप्लाई रिफर्स टू द मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और पब्लिक मतलब मनी यूजिंग सेक्टर, नॉट मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों बैंकिंग चैप्टर के सबसे क्यूट कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर के पास। किसके पास चलते हैं? मनी मल्टीप्लायर के पास। अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझना। मनी मल्टीप्लायर आपको यह बताता है कि इस मनी क्रिएशन के प्रोसेस में, अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट के बारे में नॉलेज हो और आपको यह पता हो कि आरबीआई ने कितना लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज डिपॉजिट में से कितना पोर्शन कमर्शियल बैंक को सेट असाइड करने बोला है, तो इन दो इंफॉर्मेशन के थ्रू आप बता दोगे
आप आरबीआई को बता दोगे कि भाई इनिशियल डिपॉजिट और एलएलआर के थ्रू कितना टोटल डिपॉजिट होने वाला है, कितना टोटल क्रेडिट ये भी बता दोगे, कितना टोटल एलआरआर ये भी बता दोगे। सिर्फ दो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या, एलआरआर और इनिशियल डिपॉजिट। क्लियर है? तब ध्यान से समझो। सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है दोस्तों, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है क्या, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मतलब ये बेसिकली कितने टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई होने वाला है, कितने टाइम मनीष सॉरी कितने टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई होने वाला है, वो बताएगा दोस्तों मनी मल्टीप्लायर, तो 1/LRR। अब आते हैं दोस्तों दूसरे फॉर्मूले पर, टोटल क्रेडिट क्रिएशन। आपने जो मनी मल्टीप्लायर निकाला वो किस में आता है दोस्तों, आंसर टाइम्स में आता है। आप इनिशियल डिपॉजिट को उसके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके सामने जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी टोटल कितना क्रेडिट क्रिएशन हो गया, टोटल कितना आपने डिपॉजिट क्रिएशन कर लिया। उसका एक और फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट क्रिएशन को इनिशियल डिपॉजिट तो आएगा ही, मनी मल्टीप्लायर की जगह 1/LRR लिख लिया। तो आपके पास दो तरीके, आप पहले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज कर लेके ये निकाल लो कि कितने टाइम्स मनी का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। जब वो निकल जाएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल डिपॉजिट से। अब अगर क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट निकालने बोला तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं काम करता हूं इनिशियल डिपॉजिट निकालना है ना, तो अगर मुझे मनी मल्टीप्लायर पता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन, तो मनी मल्टीप्लायर को नीचे ला लेता हूं। ये देखो टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर, तो क्या निकल जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट। क्लियर हो गया? अब हम एक डिस्कस करते हैं, एक बेसिक सा फॉर्मूला इंफॉर्मेशन लेते हैं। एलआरआर दिया है 20%, इनिशियल डिपॉजिट दिया है 10,000, ठीक है, और टोटल डिपॉजिट क्रिएशन हो रहा है 50,000। चलो देखते हैं सारी इंफॉर्मेशन सही है क्या। तो एलआरआर है 1/LRR मतलब 1/20%, दैट वुड बी कितना दोस्तों, 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है, मनी मल्टीप्लायर कितना निकला, 5 टाइम्स 50,000, मतलब ये सही है अपनी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सही है। इनिशियल डिपॉजिट निकालना है, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन 50,000 है, उसको डिवाइड कर दो 5 टाइम्स से, आ जाएगा दोस्तों इनिशियल डिपॉजिट कितना, 10,000। अब मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, टोटल डिपॉजिट को इनिशियल डिपॉजिट से डिवाइड कर दो तो भी आपके सामने आ जाएगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब आपके पास फॉर्मूले आ जाते हैं 5, एक मनी मल्टीप्लायर का, एक टोटल क्रेडिट क्रिएशन का, एक आ जाता है इनिशियल डिपॉजिट का, और एक आ जाता है मनी मल्टीप्लायर का। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, वो कमेंट करके बताइएगा कि एलआरआर कैसे निकाल सकते हैं, एलआरआर 20% कैसे निकाल सकते हैं, 20% कैसे निकाल सकते हैं। आपको नहीं लगता अगर आप मनी मल्टीप्लायर का यूज करो, मैं फॉर्मूला तो नहीं बता रहा, वो आप लोग बताइएगा, मनी मल्टीप्लायर का यूज करें तो कहीं ना कहीं एलआरआर निकाला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे आता है इस चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट पार्ट का एक फॉर्मूला कि टोटल डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलता है। तो भैया हमारे पास निकलता है इनिशियल डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट के साथ ऐड कर दो तो आ जाता है टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, इस पूरे क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में जो भी डिपॉजिट बैंकों के पास वापस आता है लोन के थ्रू, मैंने 10,000 डिपॉजिट किए, इनिशियल डिपॉजिट, इसमें से 8,000 किसी को लोन दे दिया, ठीक है, वो 8,000 का लोन लेके जाता है, टीवी वाले को देता है, टीवी वाला चेक लेके वापस जब बैंक के पास आता है, तो ये 8,000 लोन के थ्रू क्रिएट हुआ था ना, तो ये जो 8,000 वापस बैंक के पास आ रहा है ना, ये सेकेंडरी डिपॉजिट है क्योंकि ये लोन के थ्रू क्रिएट हुआ है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है दोस्तों, ओहो एग्रीगेट डिमांड। क्या चालू कर रहे हैं दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान से दोस्तों एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों एडी 4 सेक्टर, 4 सेक्टर में होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। और 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है C+I। पहला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, वेरियस प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम एंड सेव। सबसे पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। आपके पास जो इनकम है उसके अगेंस्ट में आप कितना खर्चा कर रहे हो, तो हो जाता है दोस्तों फॉर्मूला C/Y। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है आपकी जितनी इनकम जो बढ़ी उसमें से आप कितना खर्चा कर रहे हो। तो एपीसी जो है दोस्तों, एपीसी जो है मोर देन 1 हो सकता है, एपीसी जो है लेस देन 1 हो सकता है, एपीसी जो है इक्वल्स टू 1 हो सकता है, बट एपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव और एपीसी कैन नॉट बी 0। ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। अब एमपीसी चलते हैं। एमपीसी में आप चेंज इन वाई से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, दैट इज एपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीसी इक्वल्स टू 1 हाँ हो सकता है। आपकी इनकम 100 से बढ़ी और आपने खर्चा भी 100 कर लिया, तो हाँ ये हो सकता है। एमपीसी लेस देन 1 हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। पर क्या एमपीसी 0 हो सकता है दोस्तों? हाँ सर हो सकता है। जब अगर इनकम मेरी 100 से बढ़ी और मैंने इस पूरे 100 को चेंज इन सी 0 करके पूरा चेंज इन एस कर दिया, पूरा सेव कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में एमपीसी क्या आ जाएगा दोस्तों? 0। चलो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है दोस्तों S/Y। क्या होता है? S/Y। तो क्या एपीएस मोर देन 1 हो सकता है? नहीं। क्या एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं। क्या एपीएस 0 हो सकता है? हाँ। क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? हाँ। और क्या एपीएस लेस देन 1 हो सकता है? हाँ। तो इसका मतलब एपीसी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, एपीएस ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता और एपीएस इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। दोनों का ही रीजन है ऑटोनोमस कंजम्पशन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, आगे चलते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। क्या चेंज इन एस चेंज इन वाई से ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्या एमपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या एमपीएस 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। और क्या एमपीएस लेस देन 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब चेंज इन वाई के इक्वल चेंज इन एस आ जाए तो 1, चेंज इन वाई से थोड़ा कम खर्चा तो एमपीएस लेस देन 1, और चेंज इन वाई के कंपैरिजन में चेंज एस में खर्चा ही नहीं हुआ, पूरा कंज्यूम कर लिए, सॉरी चेंज इन वाई के कंपैरिजन में पूरा खर्च कर लिए, चेंज इन एस हुआ ही नहीं, तो फिर आ जाएगा एमपीएस 0। इनके बीच रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप है एवरेज प्रोपेंसिटी वाली, तो उसका प्रूफ करने का होता है कि एपीएस प्लस एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू होता है 1, और ये होता है दोस्तों ज्यादा कट कॉपी पेस्ट करने से ऐसे ही होता है, रोल ज्यादा मार देता हूं मैं कभी कभी। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी होना चाहिए, तो ये है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इसको क्या करने का है? प्रूफ करने का है। तो एपीसी होता है C/Y, अभिच्छे पढ़े, एपीएस होता है S/Y, अभिच्छे पढ़े। तो भैया एक काम करते हैं, भैया बड़ा भैया, ये हो जाता है दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं y, ऊपर आ गया C प्लस एस इक्वल्स टू 1। और अभी हमें पता है कि C प्लस एस इक्वल्स टू होता है y, तो ये थ्योरी पुट कर देते हैं अपन। तो इसका मतलब हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एपीसी अगर निकालना है तो 1 में से माइनस एपीएस कर लो, और अगर एपीएस निकालना है तो 1 माइनस क्या कर लो दोस्तों? एपीसी। चलो मार्जिनल प्रोपेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई 1। इसका बाइफर्केशन में, सॉरी इसको मैं कॉमन ले लेता हूं चेंज इन वाई, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। अब आगे वही वाला ज्ञान देखेंगे अपन कि भैया मुझे पता है चेंज इन एस और चेंज इन सी इक्वल्स टू होता है 1, सॉरी इक्वल्स टू होता है चेंज इन वाई, तो यहां जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई। तो इससे एक और फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? इससे एक और फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको एमपीसी निकालना है तो 1 में से एमपीएस माइनस करना पड़ेगा, और अगर एमपीएस निकालना है तो 1 में से माइनस एमपीसी करना पड़ेगा। क्लियर हो दोस्तों? अब चालू करते हैं
अब चालू करते हैं दोस्तों इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग चालू करते हैं। हाँ दोस्तों, अब एडीएस में जो अगला पार्ट शुरू होता है वो है कंजम्पशन इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन। एडीएस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज तो नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो इस पार्ट से होते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं अपन, बहुत ही सुंदर इक्वेशन, सी बार प्लस बी इंटू वाई। और यहां पर जो सी बार है इसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि कंजम्पशन पॉजिटिव है कब, जब इनकम है दोस्तों जीरो। अगर इनकम लेवल जीरो है फिर भी अगर कंजम्पशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कंजम्पशन इंडिपेंडेंट लेवल का कंजम्पशन हो गया। अगर वो इंडिपेंडेंट लेवल का कंजम्पशन है तो इसको नाम क्या दे देते हैं दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब एक और कंजम्पशन होता है, वो कंजम्पशन होता है दोस्तों इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या होता है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब होता है ऐसा कंजम्पशन का लेवल जो सीधा डिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम पर। इसका मतलब जैसे जीरो लेवल पर अगर आप 40 खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब ये जो खर्चा है आप सेविंग में से यूज कर रहे हो, ठीक है। अब अगर 100 होती है इनकम और आप 120 खर्चा करते हो, तो जो 20 है ना वो सिर्फ आपने सेविंग में से की, 100 तो आपने किस में से किया, इनकम में से। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब विच इज डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ इनकम, विच इज डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ इनकम। इसीलिए ये जो बी होता है ये चेंज इन इनकम के साथ चेंज होता है, इसलिए इस बी को डिनोट किया जाता है एमपीसी से, या उल्टा बोल लें एमपीसी को डिनोट किया जाता है बी से। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो खर्चा बढ़ेगा वो होता है इंड्यूस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो और फिर भी आप पॉजिटिव खर्चा कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब एक चीज ध्यान से समझना, क्वेश्चन में तीन ही टाइप की चीजें आपको घुमाई जा सकती है, क्लियर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये बोलेगा, इस दोनों को अगर रेफरेंस में देख लें तो आपको पहले बोलेगा, पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है वो बोलेगा इक्वेशन बना के दिखाओ। इक्वेशन के लिए आपको सी बार दे सकता है, एमपीसी दे सकता है, वाई दे सकता है, ठीक है, इक्वेशन बनाने बोलेगा। दूसरा वो बोलेगा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल के दिखाओ, उसके लिए आपको सी बार दे देगा, एमपीसी या एमपीएस दे देगा, वाई दे देगा, क्लियर है। ये तो इजी क्वेश्चंस हो गए। टेंशन है थर्ड और फोर्थ में, बीपी लेवल पर इनकम निकालने बताओ, बीपी लेवल पर इनकम निकालने बताओ, या इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम निकाल के बताओ। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, ये थोड़े खतरनाक होते हैं। तो वो तो न्यूमेरिकल के जब अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंजम्पशन इक्वेशन से क्या मैं सेविंग इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना वाई लेवल पर जितना कंजम्पशन पॉजिटिव होता है उतना ही सेविंग वाई जीरो लेवल पर माइनस होती है। तो सी बार तो है, सी बार के इक्वल है, लेकिन वैल्यू क्या लग जाएगा, माइनस प्लस। कंजम्पशन का पार्ट होता है एमपीसी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हम कौन सा एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पे हम सेविंग निकाल रहे हैं, तो इनकम के साथ कौन चेंज होगा दोस्तों, एमपीएस। और इट कैन बी सेड दैट माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। अब इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर लेते हैं। ये जो माइनस सी बार है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन सेविंग उस लेवल ऑफ इनकम पर जब वाई क्या है, जीरो। ऑटोनोमस कंजम्पशन सेविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, और ये हो जाएगा इंड्यूस्ड सेविंग। ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड सेविंग। इंड्यूस सेविंग मतलब जो इनकम के चेंज होने के कारण जो सेविंग में चेंजेस आता है, इनकम में चेंज आने के कारण जो सेविंग में चेंज आता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड सेविंग। अब डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत ध्यान से सुनना। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में सबसे पहला बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक ये है कि भैया जब चेंज इन वाई और चेंज इन आई दोनों दिया हो, चेंज इन वाई क्वेश्चन में और चेंज इन आई दोनों दिया हो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई।
चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, और जो k का आंसर आएगा दोस्तों वो टाइम्स में आता है, टाइम्स में, तो सिर्फ लिख के छोड़ मत देना, टाइम्स में आएगा। तो पहला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, जब चेंज इन y दैट इज इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों दे दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा। लेकिन 99% क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो यहां से आएगा, ये दोनों में से, या तो एमपीसी दिया होगा या तो एमपीएस दिया होगा, आपको निकालने बोलेगा, आपको निकालने बोलेगा या तो चेंज इन आई या तो चेंज इन वाई। एक बार और, क्वेश्चन में दोनों दिया, ये फॉर्मूला इजी। टफ कौन सा, एमपीसी दिया है या एमपीएस दिया है, ध्यान से सुनना। अगर आपको एमपीसी दिया है तो आप पहले के निकालोगे, के निकालोगे एमपीसी के इस फॉर्मूले के थ्रू, 1/1 माइनस एमपीसी, सपोज अपन 0.80 ले रहे हैं, तो 1/1 माइनस एमपीसी ये हो गया 0.80, दैट वुड बी के इक्वल्स टू 1/0.20, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स है, अभी आंसर कंप्लीट नहीं। अब आपको क्या पूछ रहा है पता है, कि चेंज इन वाई निकाल के बताओ अगर इनिशियल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है, आपको एमपीसी दिया है 0.80, 0.80 से आप के निकाल लिए 5 टाइम्स। अब बोल रहा है कि चेंज इन वाई निकाल के बताओ, चेंज इन वाई निकाल के बताओ अगर चेंज इन आई कितना दिया है, 1000 करोड़। ये वाले फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दो, आपको 5 टाइम्स पता चल गया के, आपको चेंज इन वाई निकालना है, नहीं पता, आई पता है 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वाई। क्लियर हो गया। दूसरा एक और हो सकता है, अगर एमपीएस दे दिया तो उसका फॉर्मूला है 1/MPS, के का फॉर्मूला है। अगर एमपीसी 0.80 है तो याद करो एक फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर एमपीसी 0.80 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.20, तो इसका मतलब के इस भी फॉर्मूले से उतना ही आएगा, दैट इज कितना, 5 टाइम्स। सेम वहीं पे ले जा सकता है आपको कि अगर एमपीसी और एमपीएस दिया है तो चेंज इन वाई और चेंज इन आई में से कोई एक चीज आपको नहीं दी रहेगी। ये जो टॉपिक है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी एंड एमपीएस, ये जो टॉपिक है इसमें से ज्यादातर या तो असर्शन रीजन बनता है या एमसीक्यू बनता है, ये ध्यान देना। डायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर एंड एमपीएस के बीच, डायरेक्ट रिलेशन। क्यों डायरेक्ट रिलेशन है, ध्यान से सुनना। ये चैप्टर शुरू होता है उस फ्रेज से जो अपन ने बहुत बार डिस्कस किया है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो इसका मतलब हायर द एमपीसी, हायर द एमपीसी, हायर विल बी द मल्टीप्लायर, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। और इसका ये मतलब हो गया डायरेक्ट रिलेशन के कारण लोअर द एमपीसी, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इसको समझाने के लिए अगर आप देखें तो इसमें यह कर सकते हो कि दोनों के लिए एक वैल्यू ले लो, एक बार 0.80 ले लो, एक बार 0.40 ले लो, ये दोनों की वैल्यू से के निकाल लेना। तो 0.80 के केस में के 5 आ जाएगा, 0.4 के केस में नहीं पता कितना आएगा, वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो लेकिन 0.40 में कम ही आएगा, तो जितना लोअर एमपीसी उतना मल्टीप्लायर भी क्या आएगा, कम। अब चलते हैं एमपीएस के केस में। ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दोस्तों, इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन, इनवर्स जैसा स्टडी के साथ आपका होता है, स्टडी के साथ भी होता है ना, एक अपोजिट भी होता है आपका। और सबसे ज्यादा आपका जो स्टडी के साथ कनेक्शन है वो नेगेटिव रिलेशन होता है दोस्तों। कई लोगों का तो खैर जीरो रिलेशनशिप हो जा रहा है, क्योंकि उन लोग दूसरी रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, स्कोर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो वाला सैंपल पेपर उन लोग ज्यादा बना रहे हैं। बट ठीक है, अपने को क्या, नहीं अपने को है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं हायर द एमपीएस, मतलब आपकी अगर सेविंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। लेकिन अगर आदमी सेव ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब खर्चा क्या कर रहा है, कम कर रहा है। वाह दोस्तों क्या बात है, यही स्टडी चाहिए अपने को। हायर द एमपीएस लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। दूसरा अपन लिख सकते हैं लोअर विल बी द एमपीएस, तो हायर होगा दोस्तों क्या, मल्टीप्लायर। ऐसा क्यों हो रहा है, खर्चे की बात कर रहे हैं अपन लोग।
तो सर यहाँ तो सेविंग लिखा है, अरे मतलब लोअर एमपीएस मतलब खर्चा क्या कर रहे हो, ज्यादा खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब इसके साथ कनेक्शन हो गया। तो आपको एक चीज याद रखनी सिंपल, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, ये याद नहीं रहेगा तो मैटर हो सकता है। आगे चलते हैं। ओ हो सबसे फेवरेट टॉपिक दोस्तों, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट करते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कई लोग साल भर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ते रह गए। कई लोगों ने मुझे बोला भी कि सर पढ़ा दो, लेकिन एक धीट टीचर होने के नाते, एक ईगोस्टिक टीचर होने के नाते मैंने वो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा ही नहीं, और इवेंचुअली उस पेपर में शायद नहीं आया था। तो ऐसा होता है कि हम लोग ये भविष्य देख लेते हैं। कई बच्चों का भविष्य देखा था 96 98 लाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा भविष्य खराब हो गया और वो थोड़े कम पे फंस गए थे। चलो कोई बात नहीं। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट में सबसे पहले यहां लिखा है बजटरी डेफिसिट, तो यहां पे लिखूंगा मैं बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीव्ड। ये है दोस्तों पूरे चैप्टर का फॉर्मूला, मतलब गवर्नमेंट के पूरे बजटरी का फॉर्मूला है। अब इसमें से तीन टाइप के डेफिसिट हो सकते हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और एक और कौन सा होता है, प्यारा सा प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है, दैट इज गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो रही है। गवर्नमेंट को अपने ही डिपार्टमेंट्स के सेविंग यूज करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स के पास जाना पड़ सकता है बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट के चक्कर में, और गवर्नमेंट के लिए इसका ज्यादा होना एक तरह का वार्निंग सिग्नल है, एक तरह का वार्निंग सिग्नल है कि भैया कैसे भी करो, जितना जल्दी हो सके आपको अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को जितना हो सके जल्दी कम कर लो, नहीं तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी क्या करने पड़ सकते हैं, कम करने पड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो घूमने वाले हो आप लोग, वो है फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में। बहुत ध्यान से समझना, फिस्कल डेफिसिट के 5 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से अपन 5 फॉर्मूले बनाएंगे। पहला फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का, पहला फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यहां पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों किया गया, बहुत ध्यान से सुनना। फिस्कल डेफिसिट के थ्रू हम टोटल खर्चे का जानना चाहते हैं, कितना परसेंटेज खर्चा आपके पैसे से नहीं हुआ है। सरकारी खजाने में जितना पैसा था उससे कहीं ज्यादा तो खर्चा आपने कर दिया, तो सरकारी खजाने में जितना पैसा नहीं था उससे अगर ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, तो वो ज्यादा खर्चा किया कहां से, तो आपने क्या लिया दोस्तों, उधारी, आपने किया बोरो। क्लियर? तो वो जो बोरोविंग है ना, वो गवर्नमेंट को इस साल निकालनी कि करेंट ईयर में आपने कितना खर्चा अपने सरकारी खजाने से ज्यादा किया है। तो ज्यादा निकालने का तरीका है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। अब टोटल एक्सपेंडिचर को अपन बाइफरकेट कर सकते हैं ऐसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, अगेन अपन लिखेंगे ही एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टोटल जो खर्चे हैं उनको टोटल को हटा के उनके जो फंडामेंटल उनका जो बाइफरकेशन है वो कर दिया। तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट में, टोटल रिसीट्स को बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट में। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अपन एक काम कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक जगह और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स को एक जगह ला लेते हैं। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इनको मैं सिर्फ शफल कर रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट्स को इस तरफ, कैपिटल को एक तरफ, मतलब एक साथ बजट में बना देने। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस मैं यहां से उठा रहा हूं ना, मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स हटा दी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसीट्स हटाऊंगा, तो प्लस के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स
लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब आपको लगता नहीं है कि कुछ चीजें आप समझ में आ रही? एक चीज यहां पर मैं करने वाला हूं, वो है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स ये देख रहे हैं, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसको उठा के मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट लिख सकता हूं। तो यहां मैं लिख लेता हूं रेवेन्यू डेफिसिट, बाकी तो एज इट इज रख लेते हैं, बाकी तो एज इट इज, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब जो एक जो छोटा सा पार्ट छूट जाता है आप लोगों से, वो है सबसे बड़ा टेंशन, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो उससे भी एक फॉर्मूला बन सकता है। उससे क्या फॉर्मूला बन सकता है कि भैया एक काम करो, यही वाले फॉर्मूले को ले जाते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कहां से आया दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। हमने क्या किया, एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिसीट की जगह हमने वही कैपिटल रिसीट लिया जो डेट क्रिएट ही नहीं करता। तो इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं दोस्तों रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। ये ऐसे कैपिटल रिसीट्स है, इनसे डेट क्रिएट नहीं होता बल्कि इनसे तो एसेट रिड्यूस होती है। तो फॉर्मूले अपने हैं दोस्तों 5, फॉर्मूले अपने दोस्तों 5, इनको बहुत अच्छे से रीड कर लेने का। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट में आपको दो चीजें चाहिए। पहला तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला अगर डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा अपना फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस क्या करेंगे इसमें, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। लेकिन पता है ये 50% सही है फॉर्मूला। आपको फिस्कल डेफिसिट ऑफ करेंट ईयर और इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस ईयर बोरोविंग्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो ब्लंडर होने के चांसेस। अगर आपने एग्जाम में गलती कर दी कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो अगर टीचर को दिख गया, और इस बार तो ऑनलाइन चेकिंग होने वाली है, जो लोग स्टेटस नहीं डाल सकते, जो लोग यूट्यूब नहीं चला सकते, जो लोग लैपटॉप नहीं चला सकते, वो लोग इस बार ऑनलाइन चेकिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका भविष्य, ठीक है दोस्तों, चेक हो गया तो अच्छा है। हो सकता है जिसने कभी 45 नहीं लाया वो 95 ला लेगा, जिसने 100 नहीं लाया वो नहीं पता 45 ला लेगा। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ मतलब आपको सिर्फ बता रहा हूं दोस्तों। चलो, तो फॉर्मूला तो ये हो गया। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे दो चीजें याद रखनी है। सबसे सिंपल, प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जितना प्राइमरी डेफिसिट कम आएगा, जितना प्राइमरी डेफिसिट कम आएगा, इसका मतलब बोरोइंग का ज्यादा पोर्शन कहां चले गया, इंटरेस्ट पेमेंट में। जितना प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा बचेगा उतना कम आपने क्या किया है, इंटरेस्ट पेमेंट या प्रीवियस ईयर बोरोइंग्स आपकी कम है। क्लियर है। और दूसरा इसका एक जो तरीका है वो है पास्ट ईयर बोरोइंग्स को जितना जल्दी हो सके, पास्ट ईयर बोरोइंग्स को जितना जल्दी हो सके पे आउट करें। जितना जल्दी आप पे आउट करेंगे उतना आपका ये जो इंटरेस्ट है वो कम आते जाएगा। जितना कम आएगा उतना प्राइमरी डेफिसिट आपका ज्यादा बचेगा और आपको क्या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन या फिस्कल डेफिसिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट चैप्टर का इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट पार्ट है वो है फॉर्मूला बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो है दोस्तों पहले नंबर पर, पहले एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। अब सरप्लस बीओटी कब हो सकता है, जब एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू, दैट इज अपन ये बोल सकते हैं ना, एक्सपोर्ट मतलब सीधा क्या मैं बोलूं, एक्सपोर्ट मतलब रिसीट्स। ये जो रिसीट्स है वो हो जाएंगी दोस्तों आपके इंपोर्ट से ज्यादा, और इंपोर्ट बोले तो पेमेंट।
या मैं अगर इसको और तरीके से मैं बोल सकता हूं कि दैट इज क्रेडिट आइटम इज ग्रेटर देन, क्या बोल सकते हैं अपन, डेबिट आइटम। बैलेंस्ड बीओटी क्रेडिट आइटम्स इज इक्वल टू डेबिट आइटम, या फिर जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है वो वैल्यू इक्वल रह गई उसके इंपोर्ट से। डेफिसिट बीओपी तब होता है जब क्रेडिट आइटम कम हो जाएंगे डेबिट आइटम से, या फिर मैं बोलूं एक्सपोर्ट आइटम जो है वो कम रह गए इंपोर्ट से। इसका मतलब आपको इनफ्लो जो है कम हुआ, आपको इनफ्लो जो कम हुआ और आपका आउटफ्लो क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब जैसे आपका दिमाग पढ़ाई पढ़ाई जो है ओ एक बच्चे ने मुझे बचा लिया दोस्तों, एक बच्चे ने मुझे बता लिया, हाँ, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम है। इसीलिए देखो बच्चे टीचर को बचाते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि बच्चों को बचाने का टाइम आया है। मुझे बच्चों को बचाना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर सामने से कुछ नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे उनके मन की बात समझ लूंगा। उनके मन की बात तो एक ही है कि मैगी खाओ, सैंडविच खाओ, होली खेलो, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एग्जैक्टली, बट वो वन पेपर आपके पास है ही नहीं ना, वो वन पेपर आए तो पहले। बट कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी माउंटेन ड्यू, डर की आगे। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, अब चीज समझो, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में आपके पास सबसे पहले तो कौन से ट्रांजेक्शन है, वाओ, विजिबल आइटम्स। ये अलग ही टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये अलग ही टेक्नोलॉजी, अपने आप ये येलो और पिंक हो जाता है, ये अलग ही टेक्नोलॉजी है। देखते हैं क्या फिर से ये होगा, देखते हैं। दूसरा है इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ। यहां है यूनिलैटरल ट्रांसफर। सब बच्चे सोच रहे हैं कि पीला कब होगा, पीला कब होगा, पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम रिसीव्ड एंड पेड टू अब्रॉड। अब एक चीज सुन लो ना, एक चीज समझना, विजिबल आइटम तो क्लियर हो गया, इनविजिबल आइटम सर्विसेज की बात कर ले, यूनिलैटरल ट्रांसफर वन वे ट्रांजैक्शन हो गया। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो इनकम अराइज होगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन जो इनकम अराइज होगा वो यहां आने वाला है। जो भी फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम होगी वो यहां आने वाली, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वो यहां आने वाला है। क्लियर है, ध्यान से सुनना। क्यों सर वो यहां क्यों आने वाला है, सबसे सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट जो होता है वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को, वेरे जो कैपिटल अकाउंट होता है वो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इनडायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो ये तो इनकम डायरेक्ट आने वाली है। अब करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब सारे ट्रांजैक्शन का जो इनफ्लो है, सारे ट्रांजैक्शन का जो इनफ्लो है वो ग्रेटर हो जाता है उनके आउटफ्लो से, तो करंट अकाउंट सरप्लस आ जाता है। वेरेस करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब सारे अकाउंट का जो इनफ्लो है इन चारों ट्रांजैक्शन का वो कम हो जाता है उनके आउटफ्लो से। अब एक चीज समझना, एक चीज सुनना ना, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग सेंस में इन दोनों का बैलेंस जीरो होना चाहिए, अकाउंटिंग सेंस में इन दोनों का बैलेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में दोनों का बैलेंस जीरो किया जाएगा या इनको सेटल किया जाएगा। क्लियर है, अकाउंटिंग सेंस में इनका जीरो ही रहेगा, इकोनॉमिक सेंस में जरूरी नहीं है जीरो। क्लियर, तो अगर CAS हो रहा है, करंट अकाउंट में सरप्लस है, तो फिर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होगा। इसका यह मतलब अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो इस पैसे से हम लेंड कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम लेंडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा आउटफ्लो जो होगा वो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा, क्योंकि हम आउटफ्लो पे फोकस कर रहे हैं। और इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा दोस्तों, डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको कैपिटल अकाउंट में सरप्लस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सरप्लस देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे की कमी है, तो कमी को ठीक करने के लिए हम इनफ्लो करेंगे। इनफ्लो कैसे करेंगे, हम करेंगे बोरो, हम बाहर से इन्वेस्टमेंट
करने के लिए अट्रैक्टिव पॉलिसी लेके आएंगे तो इससे इनफ्लो विल बी ग्रेटर देन आउटफ्लो, इनफ्लो विल बी ग्रेटर देन आउटफ्लो एंड इट विल लीड टू सरप्लस। कौन से अकाउंट में दोस्तों? कैपिटल अकाउंट में। तो इसका ये मतलब हो जाता है करेंट अकाउंट सरप्लस हुआ तो कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट, और करेंट अकाउंट में डेफिसिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट का क्या आएगा दोस्तों? सरप्लस। याद रख, समझ में आ गया? चलते हैं दोस्तों, यहां पर खत्म होता है अपना फॉर्मूला एट ग्लांस। जैसे ही ये वीडियो देखें तो प्लीज जितने भी न्यूमेरिकल है अनसॉल्व उनको बना के देखें। अगर आपका नहीं बनता तो पहले सॉल्व जाइए फिर अनसॉल्व बनाने का, लेकिन प्रैक्टिकल बिना बनाए संदिग्ध भर के ना जाइएगा दोस्तों। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब मिलेंगे।